हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनल किक बाय सीए प्रतीक जगाती। मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। आज के इस लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो आपका टॉपिक है उसको रिवाइज कराने जा रहे हैं। मैं बता दूं ये रिवीजन बहुत ही डिटेल में होने वाला है और साथ ही साथ ना एक हम सम भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में सम भी हमको कैसे सॉल्व करना है। ओके, और ये जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है। तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत ही अच्छे से समझते जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करूं मैं, जो हम इनकम टैक्स की पढ़ाई करते हैं साहब, वो इनकम टैक्स का पढ़ाई हमको तीन चीजें सिखा करके जाता है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहली बात, हम इनकम कैसे कैलकुलेट करें, देन वो कैलकुलेट किए हुए इनकम पे हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, और हम दूसरे भी प्रोविजन पढ़ते हैं जैसे कि टैक्स कलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिटर्न फाइलिंग के बारे में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो रिलेशन दिखाता है कैलकुलेशन ऑफ इनकम वाले पार्ट से। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो यहाँ पे हमको जब भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आए तो उस रेंटल इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी से दो तरह से हम इनकम कमा सकते हैं, एक तो रेंटल इनकम और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी को बेच के भी इनकम कमा सकते हैं। तो देखो, जब ये रेंटल इनकम कमाओगे तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा, लेकिन अगर जो आप हाउस प्रॉपर्टी को बेच दे रहे हो देन, तो देखो अगर जो आप हाउस प्रॉपर्टी के बेचने खरीदने के बिजनेस में हो, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी का ही आप बिजनेस करते हो, तो बेचने पे जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। ऑन द अदर हैंड आप क्या है ना, आप यूज करते हो हाउस प्रॉपर्टी को एज अ कैपिटल एसेट रखे हो, देन इन दैट केस अगर जो उसको आप ट्रांसफर करते हो तो वहां पे जो आने वाला गेन होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 22 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। ओके, तो यहां पे क्या होने वाला है, ये सेक्शन अपने को कंडीशन देने वाला है और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मिलने वाला इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। ओके, तो देखो दो कंडीशन दिया गया है यहां पे। तो ये दो कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन तो भाई हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, हाउस प्रॉपर्टी बोले तो चार दीवाली और एक छत होना चाहिए, और दूसरी बात जो असेसी है वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम वो कहां पे चार्ज होगा, वो चार्ज होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ओके, अच्छा ये बताओ सब लेटिंग भी यहां पे आएगा क्या? मतलब मिस्टर ए ने अपना हाउस प्रॉपर्टी बी को लेट आउट किया और बी ने सी को कर दिया, तो जो सी बी को इनकम दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, क्या उस पर भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स लगेगा? ऐसा नहीं, क्योंकि देखो ना मिस्टर बी ओनर थोड़े ना रहे। ओके, तो उसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। अगला हमारा डिस्कशन है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना टैक्स के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में बांट दिया है। एक कौन सा हाउस प्रॉपर्टी जो आपने भाड़े पे दिया है, दूसरा कौन सा जिसको आप खुद यूज कर रहे हो। खुद यूज कर रहे हो मतलब क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और भाड़े पे मतलब क्या, लेट आउट। ओके, तो देखो जो आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है उसको हम शॉर्टकट में एलओपी बोलते हैं, और क्योंकि यहां से आपको इनकम होगा, रेंटल इनकम होगा, तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा। ऑन द अदर हैंड जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसको हम शॉर्टकट में एसओपी बोलेंगे, उसके लिए क्या बोला जा रहा है, देखो आपको देखना पड़ेगा ये रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो या फिर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका कुछ टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको अपने को यहां पे इग्नोर करना है। तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कहां पे होगा, तो वो होगा अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में। ओके, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना करके डाला है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड पे, तो जाइए आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, बहुत चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, अभी बात करते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और वो रेसिडेंस के पर्पस है उसका कैसा टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर जो आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है और तुम खुद वो यूज कर रहे हो, मतलब खुद के लिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो एग्जेम्प्ट है, उस पर हम आपसे कुछ टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन आपके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, इन दैट केस देखो आप ना दो घर में ही रहो ज्यादा से ज्यादा। ओके, दो घर से ज्यादा में रहोगे तो दो घर से ज्यादा में रहना है तो आप रहो, आप इनकम नहीं कमाओ, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको अपने टैक्स से लेना देना है। तो दो से ज्यादा अगर जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो जो दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होंगे ना उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। ना लेट होते हुए भी हम मान लेंगे कि वो लेट किया गया है, इसीलिए डीम्ड
डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे और उस पर हम टैक्स लगा देंगे। ओके, तो देखो अगर जो मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो 2 हाउस प्रॉपर्टी को तो एग्जम्प्ट किया जाएगा, और जो रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी है उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। बात आपको समझा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अभी देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये फॉर्मेट आप अच्छे से समझ लो तो आपका चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। ये फॉर्मेट पे ही बहुत चीजें डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है, उसके बाद से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपको कॉलम बनाना है जो क्या किसके लिए यूज हो रहा है, रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद से आपको लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉलम बनाना है एंड देन डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉलम बनाना है। उसके बाद से क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू एंड द फेयर रेंट लेना है और इन दोनों का हायर ले लेना है। म्युनिसिपल वैल्यू का क्या मतलब होता है, तो देखो जो हमारी प्रॉपर्टी है ना उसका म्युनिसिपलिटीज भी वैल्यू निकालती है, ठीक है ना, रेंटल पर्पस के लिए। तो उसके हिसाब से क्या रेंट आता है वो हम लेंगे। और दूसरी बात ये जो फेयर रेंट है, फेयर रेंट बोले तो जिस एरिया में हमारा घर है उस एरिया में हमारे जैसे घर का क्या रेंट चल रहा है, तो ये दोनों लेंगे और ये दोनों का हायर ले लेंगे। ओके, और ये जो हायर अमाउंट आएगा ना उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। अब ये स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब होता है, तो देखो इंडिया में ना एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी पे ज्यादा से ज्यादा आप कितना रेंट चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट दिया गया है उसको लेंगे और ये दोनों का लोअर ले लेंगे। मतलब क्या, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, और विच एवर इज हायर को भी हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से और ये दोनों का लोअर ले लेंगे। ओके, तो ये दोनों का जो लोअर आएगा ना वो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा। एक्सपेक्टेड रेंट बोले तो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रही है भाई इस रेंट पे तो हमको टैक्स चाहिए, ठीक है ना, हमारा ये एक्सपेक्टेड रेंट है। और ये एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर किया जाएगा, जो आपको एक्चुअल में रेंट मिला है उससे। और जो दोनों में से हायर होगा, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। मतलब वो वैल्यू जिस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा कुछ एडजस्टमेंट के बाद। ओके, तो ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया वो कैसे आया, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, ठीक है। उसके बाद से क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट को हायर से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, तो ये हमारा बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर। और यहाँ पे जो आया वो हो गया अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको हम GAV भी बोलते हैं। ओके, अभी देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर जो कुछ म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ है तो उस पेमेंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना पेमेंट हुआ है तो ही माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये ड्यू बेसिस पे नहीं चलता है, पेड बेसिस पे चलता है। उसके बाद से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये माइनस करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अभी देखो नेट एनुअल वैल्यू पे भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, हम आपको और भी डिडक्शन देंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सेक्शन 24 में डिडक्शन देती है। और वो डिडक्शन दो चीज का देती है, एक तो हमको ना स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती है द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। गवर्नमेंट प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपने को 30% डिडक्शन दे देती है अपना NAV का, जो NAV निकल के आया ना ऊपर। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई वो NAV का आप 30% ऐसा एज ए एक्सपेंडिचर आप डिडक्शन लेकर के जाओ। ओके, अब आप बताओ 30% डायरेक्ट डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट, तो दूसरे एक्सपेंस का डिडक्शन देगी क्या, नहीं देगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार मैंने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया है ना, तो जो दूसरे एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएंगे। आगे मैं इसके बारे में और भी बहुत अच्छे से बताने वाला हूं आपको। तो देखो, और उसके बाद से क्या होगा, सेक्शन 24 में एक और आपको डिडक्शन मिलता है। अगर जो आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। ओके, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा इनकम या फिर लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, अगर जो मैं डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये तो हमेशा नीली माना जाएगा ना। क्यों ऐसा, क्योंकि जो वो रेंट पे दिया गया थोड़े ना है, वो तो गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि भाई रेंट पे दिया गया है, क्योंकि 2 से ज्यादा आप हाउस प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो वहां पे एक्चुअल रेंट हमेशा 0 ही आने वाला है। ओके, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस केस में क्या आएगा बता सकते हो, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वही तो आएगा हमेशा। ओके, अभी देखो यहां पे म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में बात किया गया है। तो क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद से फेयर रेंट, तो रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सिमिलर लोकेलिटी, ओके, या सेम लोकेलिटी। आगे क्या बोला जाता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि रीजनेबल रेंट या फिर रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। ओके, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में देखो क्या बोला जा रहा है,
रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से क्या रेंट है वो, ओके। उसके बाद से क्या बोलता है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट होता है जो हम लीगली रिसीव्ड कर सकते हैं हमारे टेनेंट से, ओके। अभी देखो ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है उसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना थोड़ा। यहां पे क्या करेंगे, जो आपको रेंट रिसीव्ड हुआ वो लिया जाएगा और साथ ही साथ जो आपको रेंट रिसीवेबल है वो भी लिया जाएगा। इन दोनों का टोटल किया जाएगा और उसमें से क्या किया जाएगा मालूम है, अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देंगे। अनरियलाइज रेंट मतलब वो रेंट जो आपको टेनेंट दिया नहीं, भाग गया, मतलब कुछ हद तक ये बैड डेट जैसी चीजें हैं। आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल रेंट आ जाएगा। तो देखो ना यहां पे जो टैक्स ट्रीटमेंट है ना वो अक्रूवल बेसिस पे है। कैसे मुझे मालूम पड़ा, देखो जो रेंट रिसीव्ड है वो भी ले लिया गया और जो रेंट रिसीवेबल है उसको भी तो ले लिया गया। तो यहां पे आप देखोगे तो टैक्स किस बेसिस पे गवर्नमेंट लेना चाहती है, अक्रूवल बेसिस पे लेना चाहती है, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो अनरियलाइज रेंट है उसको आप माइनस कर दो, ओके। अब ये बात ये आता है एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, तो एक्सपेक्टेड रेंट वो मिनिमम रेंट है ना एज पर इनकम टैक्स, जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे टैक्स लेना चाहती है, ओके। अभी देखो ये एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ओके। एक बात याद रखो, ये डिस्कशन के पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, हमको प्रिजम्पटिव बेसिस पे अंडर सेक्शन 24 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, किसका, एनएवी का। सो यहां पे गवर्नमेंट बताओ बहुत सारे खर्चे का दूसरे का भी डिडक्शन देगी क्या, नहीं देगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 30% में वो कवर हो गया ना, 30% में वो कवर हो गया ना, ओके। गवर्नमेंट एडिशनली बस 2 ही खर्चे का हमको डिडक्शन देती है, और वो 2 खर्चे देखिए क्या है, एक है म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। ये दोनों ही डिडक्शन अपने को अलाउड है। इसको छोड़ करके और कोई भी एक्सपेंस रहे तो गवर्नमेंट उसका हमको डिडक्शन नहीं देती है, ये बोल करके कि हमने 30% ऑफ एनएवी आपको ऑलरेडी डिडक्शन दे दिया है अंडर सेक्शन 24, ओके। तो अभी देखो सबसे पहले नोट के बारे में बात करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है, तो बोला जाता है कि भाई आप कोई भी टैक्स जो म्युनिसिपलिटीज को पे कर रहे हो उसे हम म्युनिसिपल टैक्स बोलेंगे, ओके। और ये अलाउड होगा डिडक्शन के लिए जब ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो कंडीशन क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। मतलब क्या, म्युनिसिपल टैक्स का जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स का आपने पेमेंट किया तो डिडक्शन मिलेगा, और आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके। आगे क्या बोला जाता है, अलाउड इफ इट इज पेड बाय द ओनर। और देखो म्युनिसिपल टैक्स अपने केस में कैसा हो सकता है, या तो टेनेंट भर दे या तो ओनर भर दे। तो यहां पे डिडक्शन कभी मिलेगा, तो डिडक्शन तभी मिलेगा जब म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ना ओनर किया हो। बात याद रखना बहुत अच्छे से। तो पहला क्या था, ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। दूसरा क्या है, ओनर पे करेगा तो ही अलाउड होगा। आगे क्या बोल रहा है, देखो अगर जो यहां पे ना ये परसेंटेज टर्म में दिया है म्युनिसिपल टैक्स, तो उसको हम किस पे अप्लाई करेंगे, तो म्युनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, ओके। अब ये जो म्युनिसिपल टैक्स है इसको और कौन कौन से नाम से जाना जा सकता है, तो देखो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से दिया हो सकता है ये आपको, या फिर लोकल टैक्स के नाम से दिया जा सकता है, या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से दिया जा सकता है, या फिर वाटर टैक्स के नाम से दिया जा सकता है, या फिर सेवरेज टैक्स के नाम से दिया जा सकता है। तो ये इसके नाम थे, ओके। तो यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म हुआ म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। अगला हमारा डिस्कशन है इंटरेस्ट को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो तो यहां पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट का डिडक्शन देती है, आप ये बताओ लेट आउट पे ज्यादा देना चाहेंगे डिडक्शन इंटरेस्ट का, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। तो बट ऑब्वियस सेल्फ ऑक्यूपाइड वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप रेंटल इनकम नहीं कमा रहे हो। तो रेंटल इनकम नहीं कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को आपको उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे हम आपको इंटरेस्ट का तो डिडक्शन देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देंगे, कुछ लिमिट में देंगे, क्योंकि हमको वहां से कुछ इनकम नहीं आ रहा है। लेकिन जो डिम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी है, वहां से तो हमको रेंटल इनकम आ रहा है और उस पर आपको हमको टैक्स मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट उस पर हम आपको इंटरेस्ट का फुल डिडक्शन देंगे। ठीक है, बात को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहां पे क्या बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, जो लोन है आपको हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेना है, बात भी तो सही है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के सामने डिडक्शन की बात कर रहे हो तो जो एक्सपेंसेस होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होना चाहिए ना।
इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जो आप लोन लिए हो वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिए रहोगे तो मिलेगा। ओके, और किसके लिए ले सकते हो, तो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ले सकते हो, या फिर उसको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए ले सकते हो, या फिर रिपेयर के लिए ले सकते हो, या फिर रिनोवेशन के लिए ले सकते हो। ओके, और जो अगला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है मालूम है कि ये ड्यू बेसिस पे अलाउड होता है साहब। मतलब क्या, इंटरेस्ट आप पे करोगे तो भी अलाउड है और नहीं पे किए रहोगे तो भी अलाउड है। ओके, तो देखो ड्यू बेसिस पे अलाउड है, पेड तो भी अलाउड, और आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड। ओके, और देखो अगला बात क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब क्या, पिनल इंटरेस्ट। अभी क्या होता है, हमने बैंक से लोन लिया है और हम टाइम पे पेमेंट नहीं किए तो गवर्नमेंट को, जो बैंक है उसको लॉस हो रहा है, तो क्या बोलती है जो इंटरेस्ट है ना आपको उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट देने में लेट कर दिए या फिर रीपेमेंट करने में लेट कर दिए। सो बिकॉज ऑफ दैट बोला, यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्या जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रहेगा उसका भी डिडक्शन मिलेगा, जो पिनल इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं भाई, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, जो पिनल इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, ये जो लोन है आप कहां कहां से ले सकते हो, तो बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, ट्रस्ट से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, फैमिली से ले सकते हो, या फिर कहीं और से भी ले सकते हो। ओके, अभी देखो लिमिट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, तो यहां पे तो गवर्नमेंट को इनकम मिल रहा है और उस पर टैक्स मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या करेगी, यहां पे नो लिमिट, मतलब जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो सबका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, दूसरी साइड जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 से ज्यादा रहता तो डीम टू बी लेट आउट हो जाता था। तो जो 2 हाउस प्रॉपर्टी है जो आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, देखो इस पे गवर्नमेंट को तो इनकम मिल नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी आपको डिडक्शन देती है गवर्नमेंट, और कितना देती है वो देखते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि लोन आपने लिया किसके लिए है, हाउस प्रॉपर्टी परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी को रिपेयर और रिनोवेट करने के लिए लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अभी देखो, अगर जो हाउस प्रॉपर्टी को आप परचेस या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिए हो, तो इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि लोन आप कब लिए हो, बिफोर 1/4/1999 लिए हो क्या। इन दैट केस जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ना इंटरेस्ट का वो 30,000 हो सकता है। ओके, और अगर जो लोन आपने लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, देन इन दैट केस मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का होगा। देखो जो सम दिया रहेगा ना आपको, नॉर्मली वो लोन आप कभी लिए रहोगे कि 1/4/1999 उसके बाद ही लिए रहोगे या उस दिन को लिए रहोगे, क्योंकि ये बहुत पहले का पीरियड है ना। तो ऐसा आप नॉर्मली भी याद रख सकते हो कि अगर जो परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन लिए हो तो वहां पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख का मिलेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 24। आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो लोन आप लिए हो रिपेयर और रिनोवेशन के लिए, तो वहां पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, तो 30,000 मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला जा रहा है, देखो ये पॉइंट कि अगर जो आपने लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, देन इन दैट केस हाउस प्रॉपर्टी आपका 5 साल में कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन। तो जिस ईयर में आपने लोन लिया उस ईयर जब भी खत्म हुआ, तो वहां से आने वाला जो 5 साल है वो 5 साल में आपको हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा लेना चाहिए, अगर जो आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए तो। ओके, अगला पॉइंट, अगर जो आपने फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो देखो इंटरेस्ट तो सामने वाले के लिए इनकम हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो साहब आपको हम इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है उसका डिडक्शन तभी देंगे जब आप पेमेंट किए ना तो उस पर टीडीएस काट के किए। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एक्सपेंस का डिडक्शन दे रही है और यही जो एक्सपेंस है सामने वाले के लिए इनकम है, और वो बैठा कहां पे, बाहर में बैठा है। अब गवर्नमेंट कहां कहां उसको ढूंढने जाएगी, ठीक है ना। अगर तो इन्होंने टीडीएस नहीं काटा तो बाहर वाला है, इनकम पे टैक्स भरे या ना भरे प्रॉब्लम हो जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि टीडीएस आपने नहीं काटा तो गवर्नमेंट उसको कहां कहां ढूंढेगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर जो आप आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन तो हम देंगे, लेकिन उस पर जो टीडीएस बनता था ना वो टीडीएस आप काट लेना तो ही डिडक्शन देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे डिडक्शन भी दे दिए और उसके लिए इनकम हो गया और वो टैक्स नहीं भरा तो हमारा दोनों तरफ से लॉस हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा प्रोविजन बना कि इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, तो जब टीडीएस उस पर काट लोगे तो ही वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने फ्रेश लोन लिया फॉर द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर हाउस प्रॉपर्टी लोन। देखो क्या होता है ना, कभी कभी जिस पीरियड में आप लिए थे ना लोन, उस पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था
और अभी लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो चल रहा है, तो आप क्या दिमाग लगा सकते हो भाई, जो पहले का लोन है ना उसको रीपेमेंट मार देना और नया लोन ले ले लोअर रेट पे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर जो आपने ऐसा किया है ना, तो जो आपका नया लोन है, फ्रेश लोन जो है, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा ना उसका भी हम डिडक्शन देंगे, क्योंकि ये बात को हम समझते हैं कि आप ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हो। आगे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब क्या, ये लोन उस पीरियड में आपने लिया जब भी आपने घर कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था या होने वाला था, इसीलिए प्री कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले। तो देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर जो आपने हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है तो कितने साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 साल में हो जाना चाहिए। तो उस लॉ का यहां पे भी कुछ रिलेवेंस है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इट मीन्स द इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो ये वो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का पेमेंट है जो कहां पे किया गया है, तो जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल के पहले जो इंटरेस्ट पे किया गया है उसे हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ओके, और क्या बोला जा रहा है, इस इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन अलाउड होगा। ओके, और देखो इस इंटरेस्ट का डिडक्शन कभी अलाउड होगा, तो ये अलाउड होगा 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, मतलब क्या, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को जब जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले जितने खर्चे हुए ना उसको जोड़ा जाएगा इंटरेस्ट का खर्चा, और उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा, और आने वाले 5 साल मतलब जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद से 4 साल जो है उसमें आपको उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा इक्वल इक्वल। ओके, अभी देखो तो ये कहां से मिलना स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, अब इस बात को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, तो आपका ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से हो जाएगा कवर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक मिस्टर केडी रहते हैं, केडी बोले तो खुर्शीद अंसारी। तो ये जो केडी रहते हैं ना, वो 1 दिसंबर 2018 में लोन लेते हैं 12 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, 12% रहता है। और किसके लिए लेते हैं मालूम है, हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, सो 1 दिसंबर 2018 में लिया और इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 14 February 2022 में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर है बताइए, तो ये प्रीवियस ईयर 21-22 है। तो जो 1/4/2021 के पहले के इंटरेस्ट रहेंगे, मतलब ये पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा, वो कौन सा रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रहेगा। ओके, और यहां पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसका डिडक्शन कितने पार्ट में मिलेगा, तो 5 पार्ट में मिलेगा। और ये जो ये पीरियड का इंटरेस्ट है वो कौन सा इंटरेस्ट है साहब, तो ये तो इंटरेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, तो इसका तो जिस प्रीवियस ईयर में खर्चा हुआ उसी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 14 February 2022 को, और यहां पे केडी के रीपेमेंट का भी डिटेल दिया है कि कभी कभी वो रीपेमेंट किए हैं। तो यहां पे देखो 1 अप्रैल 2019 को वो 3 लाख के लोन का रीपेमेंट किए हैं। उसके बाद से 1 अक्टूबर 2020 को वो 4 लाख के लोन का रीपेमेंट किए हैं। उसके बाद से 1 जनवरी 2022 को 2,50,000 के इंटरेस्ट का रीपेमेंट किए हैं। तो ये हमारा सम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो देखो प्रीवियस ईयर 21-22 में क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल इंटरेस्ट है उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही, साथ ही साथ जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो आइए ये डिडक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो यहां पे यहां के पहले जो प्रीवियस ईयर है वो सभी प्रीवियस ईयर प्री कंस्ट्रक्शन वाले हो जाएंगे। तो देखो इस तरह से 18-19, फिर 19-20 एंड देन द 20-21 का जो पीरियड रहेगा ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला पीरियड है। ओके, तो यहां पे देखो उन्होंने 18-19 में कभी लोन लिया था, तो उन्होंने ले लिया था 1 दिसंबर 2018 को। तो 18-19 में देखो दिसंबर में लोन यूज हो गया, जैन में यूज हो गया, फेब में यूज हो गया, मार्च में यूज हो गया, तो 5 महीना यूज हुआ, 4 महीना यूज हुआ। तो ये जो 4 महीना यूज हुआ है वो 4 महीने के यूज पे 12% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे देखो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, तो 4 महीना हो गया मल्टीप्लाई बाय 12%। तो इस तरह से 18-19 में इंटरेस्ट बना
48,000 का। उसके बाद से 1920 में अगर जो मैं बात करूं तो देखो 1920 में तो पहले दिन ही ये 3 लाख का रीपेमेंट कर दिए हैं। तो अभी इफेक्टिव जो लोन है वो कितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो अभी है अपना 9 लाख। तो 9 लाख पे इंटरेस्ट बनेगा 1920 में। तो देखो 9 लाख पे पूरा 12 महीने का 12% के रेट से, तो ये अपना हो गया 1,08,000। ओके। और अगर जो मैं 2021 में बात करूं तो देखो क्या हुआ है, 2021 में ये वाला पीरियड फॉल कर रहा है, तो यहां पे उन्होंने 4 लाख का रीपेमेंट कर दिया है। और कभी किया है, 1 अक्टूबर 2020 को किया है। मतलब क्या, जो शुरू के 6 महीने हैं वहां पे कितना आउटस्टैंडिंग था, तो वहां पे आउटस्टैंडिंग था 9 लाख। और उसके बाद से जो लास्ट के 6 महीने हैं उसमें 4 लाख आपने पेमेंट कर दिया, तो इफेक्टिव कितना आउटस्टैंडिंग है, 5 लाख। तो इस तरह से ये 2 पीरियड का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस डिफरेंट अमाउंट पे। तो देखो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट बना 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ मल्टीप्लाई बाई 12% प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12%, तो ये आ गया 84,000। तो इस तरह से इन टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अपना आया 2,40,000। और देखो ये जो 2,40,000 आया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये एक ही बार में अलाउड हो जाएगा क्या एज ए डिडक्शन? नहीं, ये तो 5 टुकड़ों में अलाउड होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर 21-22 में 2,50,000 को 5 से डिवाइड करो तो 48,000 आ गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जिसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, अभी हम नॉर्मल इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये पीरियड में जब हम ओपनिंग में आए तो हमारा लोन कितना आउटस्टैंडिंग था, तो देखो ये 5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग था। और इस पे क्या किया गया ना, 1 जनवरी 2022 को रीपेमेंट भी कर दिया 2.5 लाख रुपया। मतलब क्या, जो दिसंबर तक का महीना है, 9 महीना जो है शुरू के, वहां पे हमने कितना यूज किया, 5 लाख यूज किया। और उसके बाद से जो जनवरी फरवरी मार्च है वहां पे हमने कितना यूज किया, 2.5 लाख यूज किया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12% प्लस 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12%। तो ये दोनों पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 52,500। और क्योंकि ये वो ईयर है जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे तो जो इंटरेस्ट बन रहा है इस प्रीवियस ईयर में तो नॉर्मल इंटरेस्ट है, तो ये पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो अगर जो मैं टोटल इंटरेस्ट के डिडक्शन का बात करूं तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट का अपना मिला 48,000 और उसके बाद से नॉर्मल इंटरेस्ट मिला 52,500। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर 21-22 में इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा उनको 1,05,000 का। ओके, तो बात आपको समझ में आ रहेगा बहुत अच्छे से कि किस तरह से ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इस तरह से साहब जो हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट था ना उसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं और जो अदर एक्सपेंस है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बताइए जो अदर एक्सपेंस है उसका गवर्नमेंट हमको डिडक्शन देगी? अदर एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं देगी। गवर्नमेंट क्या बोलती है, 30% जो है आपको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे ही दे रहे हैं, तो जो तुम्हारे दूसरे खर्चे होते हैं उसका प्लीज हमसे आप डिडक्शन मत मांगो ना। तो देखो डिडक्शन यहाँ पे एक्चुअली मिलता किसका किसका है, तो सबसे पहली बात म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर पे कर रहा है उसका मिलता है। दूसरी बात जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो उसके लिए पेमेंट किया जाता है वो मिलता है। और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। और इसको छोड़ करके कोई भी एक्सपेंस का यहाँ पे डिडक्शन ही नहीं मिलता। ओके, बात आपको समझा रहेगा। तो देखो अदर एक्सपेंस में क्या क्या आ सकते हैं जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, देन सोसाइटी चार्जेस हो सकता है, देन पार्किंग चार्जेस हो सकता है, इंश्योरेंस चार्जेस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर चार्जेस हो सकता है, या फिर लिफ्ट मेंटेनेंस हो सकता है, और ऐसे दूसरे भी खर्चे हो सकते हैं। ये तो बस एक एग्जांपल था। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंस का डिस्कशन था वो भी खत्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अगर जो नहीं समझेगा ये तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में। अभी देखो हम क्या करते हैं ना, जितना हमने नॉलेज लिया इस नॉलेज के बेसिस पे हम एक सम सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चलता कैसे है। तो देखो सम क्या है, मिस्टर रमन इज अ को ओनर। देखिए ये को ओनर है किसी हाउस प्रॉपर्टी के, तो को ओनर है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा मालूम है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का कैलकुलेशन होता है वो नॉर्मली होता है। फिर बाद में आकर के जो इनकम है ना वो 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। मतलब जो को ओनर है उनके हेड में जाकर के चार्ज होगा, उनके हाथ में चार्ज होगा, तो उनका जो ओनरशिप रेशियो है उसमें बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे को ओनर है। दूसरे को ओनर कौन है देखते हैं, ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विथ हिज ब्रदर। तो जो दूसरे को ओनर है वो ब्रदर है।
होल्डिंग द इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, और इनका इक्वल शेयर है प्रॉपर्टी में, तो इक्वल शेयर है तो बांटा कितना कितना जाएगा, तो 50-50% बांटा जाएगा, बराबर ना। आगे क्या बोलता है, हमको इंफॉर्मेशन दिया है, क्या क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 1,60,000 है, उसके बाद से फेयर रेंट कितना है, तो 1,50,000 है, उसके बाद से स्टैंडर्ड रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट 1,70,000 है, उसके बाद से रेंट रिसीव्ड दिया है 15,000 पर मंथ, तो ये 15,000 पर मंथ है, तो एक साल का कितना होगा बताइए, तो ये एक साल का होगा 1,80,000। ओके, तो इस तरह से क्या आप मुझे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो, देखो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर में 1,60,000 आ गया। ओके, और 1,60,000 को हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और विच एवर इज लोअर लेंगे, तो अपना स्टैंडर्ड रेंट कितना है, तो 170 है, तो 170 और 160 का लोअर कितना होगा 160, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, तो एक्सपेक्टेड रेंट अपना आ गया 160, और एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करेंगे, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से, और विच एवर इज हायर ले लेंगे। तो देखो 160 विजाविज 160 कंपेयर विथ 1,80,000, तो यहां पे कितना हो गया, तो यहां पे विच एवर इज हायर में 180, तो अपना जीएवी आया। बात समझ में आया क्या आपको, देखो ये जीएवी का कैलकुलेशन भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर ले लिए, तो ये दोनों में से हायर 160 आ गया। अब उसको क्या किए, वो लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया और विच एवर इज लोअर ले लिया, और विच एवर इज लोअर को एक्सपेक्टेड रेंट बना दिया इन लोगों ने 160, और फिर क्या किया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और इसको कंपेयर किया और विच एवर इज हायर ले लिया। तो देखो 160 और 180, तो विच एवर इज हायर कौन रहेगा, सो 180 रहेगा। तो 180 आपका क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। तो मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता दिया। आगे देखो सम क्या बोलता है, द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन। क्या बोला जा रहा है कि लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन। ओके, तो कितना इस पे अलाउड होगा बताइए। तो देखो क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो जितना इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है सब अलाउड होगा। बात समझे क्या। ओके, तो इन लोगों ने जॉइंटली लोन लिया है और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बाय द बैंक। कितना चार्ज किया गया इंटरेस्ट, तो 25,000 इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। तो 25,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, जिसमें से 21,000 पेमेंट हुआ है, मतलब 4,000 पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आप बताओ इंटरेस्ट का डिडक्शन किस पे मिलता है, पेमेंट बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे, तो इसको तो ड्यू बेसिस पे दिया जाता है। तो 25,000 का पूरा डिडक्शन इनको मिलेगा। आगे सम क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450। तो ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो पिनल इंटरेस्ट है, तो पिनल इंटरेस्ट का तो डिडक्शन नहीं मिलता है, तो इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा 450 को। आगे क्या बोला जा रहा है, टू रीपे दिस लोन। अच्छा, ये लोन को रीपे करने के लिए लोन लिए। रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000। तो ये क्या है, ये फ्रेश लोन लिया गया है, तो ये भी इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होगा। तो आप बता सकते हो इन टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना आएगा, तो ये 25,000 और ये 5,000, ये दोनों अलाउड हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है, म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ ₹5,100 हैव बीन पेड बाय द टेनेंट। तो देखो म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट तो हुआ है, लेकिन टेनेंट ने किया है, तो क्योंकि टेनेंट ने किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर जो ये ओनर ने किया रहता तो मिल जाता था। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो रमन के हाथ में कितने इनकम पे टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन नॉर्मल वे में करेंगे एंड देन जो इनकम आएगा उसको 50-50 टुकड़ों में बांट देंगे, मतलब 50-50% में बांट देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो म्युनिसिपल टैक्स है वो टेनेंट ने भरा है, तो 1 रुपया माइनस नहीं करने को मिलेगा। तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया, एनएवी, तो एनएवी आ गया 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 है उसमें से क्या किया जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दिया जाएगा। तो 24 में 2 डिडक्शन होता है, एक तो इंटरेस्ट का और दूसरा स्टैंडर्ड का, जो 30% मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो देखो, तो 30% एनएवी का, तो 1,80,000 पे आप 30% अप्लाई करोगे तो 54,000 आएगा, तो ये एक डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, जो बैंक से लिए थे वो मिलेगा और जो रीपेमेंट के लिए थे वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो 450 वाला था वो नहीं मिलेगा।
तो इन टोटल ये 30,000 इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और 54,000 अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%। तो ये इन टोटल कितना बन रहा है, तो 84,000। तो यहाँ से इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 96,000। और क्योंकि जो मिस्टर रमन है वो पार्शियल ओनर है तो उसके लिए 50% उनके हाथ में उस पर टैक्स लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये सम का डिस्कशन मैंने आपके साथ समाप्त किया। आशा करता हूँ ये सम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते जाते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा क्या डिस्कशन है। अगला रेंट है ना, रेंट, उसके साथ क्या हो सकता है मालूम है, जिसको हमने भाड़े पे रखा अपना टेनेंट को, वो टेनेंट हमको क्या कर रहा है ना, वो जो उसका भाड़ा बन रहा है दे ही नहीं रहा है। सो इस केस में अभी देखो गवर्नमेंट को जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे करने के लिए, तो क्या जो अनरियलाइज रेंट है जो हमको टेनेंट नहीं दे रहा है उसको हमको डिडक्शन मिलेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है हाँ डिडक्शन मिलेगा। और कैसे मिलेगा तो उसको नोट 1 में समझेंगे हम। ओके, अभी देखो जिस टेनेंट ने हमको रेंट नहीं दिया और उसको हम बैड डेट्स मान लिए, अनरियलाइज रेंट मान लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आए और क्या कर दे, अपने को रेंट दे दे, या हम जा करके उससे रिकवरी कर ले। तो जो रिकवरी है तो हमारे लिए इनकम बन गया। तो वो जो रिकवरी है क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो लगेगा ना। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको जब भी लॉस हुआ तो डिडक्शन दिया, तो जब भी रिकवरी हुआ तो उसका बट ऑब्वियस उस पर टैक्स भी लेगी ना। और देखो जब भी लॉस हुआ था तो कौन सा इनकम आपका कम हुआ था, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम हुआ था क्योंकि उसी में आपको डिडक्शन मिला था। तो जब भी आपको इनकम हो रहा है मतलब ये रिकवरी हो रहा है, तो उसका टैक्स कहां पे लगेगा, तो उसका टैक्स तो यहीं पे लगेगा ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो ही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बैठेगा ना। ऐसा तो नहीं डिडक्शन किसी और हेड में दे रहे हो और इनकम जब भी हो रहा है तो टैक्स किसी और हेड में लगा रहे हो, तो गलत हो जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठेगा। तो इसीलिए जब भी रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट होता है ना, तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होता है। इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे नोट 2 में। ओके, तो आइए सबसे पहले नोट 1 पढ़ लेते हैं जो है अपना अनरियलाइज रेंट के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिडक्शन इज अलाउड इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, तो जो अनरियलाइज रेंट है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला जो टेनेंसी है ना वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड मतलब जेन्यून होना चाहिए, झोल झपाटे वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोलता है, जो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी को वैकेट कर देना चाहिए। ठीक है ना, ये भी तो बात सही है कि भाई वो भाड़ा नहीं दे रहा है तो उसको तुम लेकर के क्यों रखे हो, उसको हटाओ, अपने प्रॉपर्टी से निकालो। तो सबसे पहली बात तो टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए। उसके बाद से जो टेनेंट है उसको आप घर से निकाल दो, जो हाउस प्रॉपर्टी वो लिया था जिस पे रेंट नहीं दे रहा था उधर से भगाओ उसको। फिर तीसरी बात क्या बोलता है, सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द सेम असेसी। ये भी तो बात सही है, वो रेंट नहीं दिया उसको आपने निकाल दिया और साथ ही साथ जो तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी है उसको फिर से भाड़े पे दोगे क्या, बट ऑब्वियस नहीं दोगे। ठीक है, तो इसके लिए ये पॉइंट आया। और तीसरा क्या बोलता है कि आप रीजनेबल स्टेप भी टेक करने चाहिए और जो अनरियलाइज रेंट है उसकी रिकवरी के लिए। ठीक है, ये क्यों ऐसा पॉइंट डाला गया यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे प्लानिंग ना हो सके। ठीक है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि बस आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई रेंट हमारा नहीं रियलाइज हुआ हमको डिडक्शन दो। ठीक है, तो इसके लिए ये सभी कंडीशन गवर्नमेंट ने डाला कि हम डिडक्शन देंगे अनरियलाइज रेंट का, लेकिन आप ये पहले इतना कंडीशन सेटिस्फाई करो तो। ओके, अभी देखो क्वेश्चन हमको क्या क्या दे सकता है, मतलब क्वेश्चन में डेटा कैसे दे सकता है। तो एक तो ऐसा रहेगा रेंट पर एनम इज गिवन। तो रेंट पर एनम दिया है मतलब सालाना रेंट दिया है, तो इसमें तो दोनों रहेगा, जो रेंट आपको रियलाइज हुआ और जो रेंट आपको रियलाइज नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकालेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है, रेंट पर एनम ले लेंगे और उसमें से जो अनरियलाइज रेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा। ओके, और अगर जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया रहेगा तो तब तो कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करना है ना, डायरेक्टली उसी को लेकर के आगे बढ़ जाना है हमको। ओके, अभी देखो ये अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, तो अरियर्स का रेंट मतलब वो रेंट है ना जो डिस्प्यूट में है, रेंट अंडर डिस्प्यूट। ओके, अभी देखो हम रिकवरी के बारे में बात करेंगे और रिकवरी के बारे में दो चीज के बारे में एक ही बार बात कर लेंगे। क्या क्या है वो, अनरियलाइज रेंट का रिकवरी हुआ तो कैसा टैक्स ट्रीटमेंट होगा, या फिर अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी हुआ तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। यहां पे तो देखो क्या बोला जा रहा है, रिकवरी टैक्सेबल होगा। ओके, कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, तो जिस ईयर में रिकवरी हुआ आपको। ओके, और ये कहां पे टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसका मैंने आपको रीजन बताया क्यों ऐसा। और देखो
ये तभी भी टैक्सेबल होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि असेसिव अभी ओनर है कि नहीं है, मतलब जिस ईयर में रिकवरी हुआ ओनर रहा तो भी, नहीं रहा तो भी, रिकवरी के जो रहेगा ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उस पर टैक्स लगेगा। आगे क्या बोला जाता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है ना रिकवरी पे, तो उस एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जो अमाउंट टैक्सेबल है वो कैसे निकालेंगे, तो रिकवरी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना। तो ये जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि ये 30% का जो हम डिडक्शन दे रहे हैं उसमें रिकवरी के लिए जो आपने खर्चा किया वो इंक्लूडेड है। ओके, इसके लिए अभी देखो इस चीज को ना एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहाँ पे अनरियलाइज रेंट पहले एग्जाम्पल में 1,20,000 है। उसके बाद से जब भी एओ के पास हम गए कि देखिए साहब हमारा इतना अनरियलाइज रेंट है, तो एओ ने क्या किया मालूम है, एओ ने ऐसा बोला कि देखो जो 1,20,000 है ना, उसमें से मैं अलाउड करता हूं आपको, मतलब डिडक्शन देता हूं 70,000 का। ओके, तो डिस अलाउड कितना हो गया बताइए, तो डिस अलाउड अगर जो 1,20,000 में से 70 अलाउड है तो 50 डिस अलाउड हो गया। ओके, तो देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, जब ये रिकवरी हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो आपका डिस अलाउड था एज बाई एओ वो आपको रिकवरी हुआ, एंड देन बैलेंस रिकवरी हुआ कौन सा वाला, जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउड किया था, एओ ने जो अलाउड किया था। तो देखो इस तरह से अगर जो रिकवरी होता है प्रीवियस ईयर में 1,04,000 का, तो उस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, तो देखो तो सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो रिकवरी, तो 1,04,000 का रिकवरी हुआ, उसमें से माइनस कर देंगे डिस अलाउड, तो 50,000 अपना डिस अलाउड था, तो इस तरह से जो 54,000 है ना उस पर ही टैक्स लगेगा। ओके, तो 54,000 में से क्या करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, तो नेट में 37,800 पे टैक्स लगेगा। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, अनरियलाइज रेंट था 1,00,000 रुपए का, और इस एग्जांपल में क्या दिया है मालूम है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि डिस अलाउड बाय द एओ है 44,000, तो अलाउड कितना होएगा बताइए, तो अपना अलाउड आ गया 56,000। ठीक है, आगे क्या बोलता है, रिकवरी इन द प्रीवियस ईयर, तो 90,000 की रिकवरी हुई, तो ये जो 90,000 की रिकवरी हुई सबसे पहले मानेंगे कि जो डिस अलाउड था उसका रिकवरी हो गया, मतलब 44,000 का रिकवरी हुआ, और जो बैलेंस रिकवरी है वो किसमें से है, अलाउड वाले में से है, तो उस पर क्या किया जाएगा, अलाउड वाले पर टैक्स लगेगा। तो देखो इस तरह से रिकवरी अपना आया 90,000 का, उसमें से डिस अलाउड वाले को 44,000 को हमने माइनस कर दिया, तो इस तरह से हमारा आया 46,000 इनकम, जिस पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे 30%, और उसके बाद से ये टैक्सेबल इनकम आया, इस पर हमको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, यहां पे क्या हुआ मालूम है, अनरियलाइज रेंट है अपना 1,00,000 रुपए का, जिसमें से अलाउड बाई एओ, अलाउड कितना किया एओ ने, 40,000 किया, तो डिस अलाउड कितना है, तो 60,000 है। अभी देखो रिकवरी कितने का हुआ, रिकवरी 18,000 का ही हुआ, तो बताओ रिकवरी सबसे पहले कहां से एडजस्ट किया जाएगा, तो डिस अलाउड वाले से किया जाएगा। डिस अलाउड हमारा कितना है, तो डिस अलाउड तो 60,000 है, तो 60,000 से कम ये रिकवरी हुआ है ना, तो यहां पे टैक्स 1 रुपए पे नहीं लगेगा। बात आपको समझा रहेगा। ओके, तो यहां पे हमारा डिस्कशन ये खत्म हुआ अनरियलाइज रेंट पे। ओके, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट पे। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। ये वैकेंसी का मतलब क्या होता है, देखो आप घर भाड़े पे तो देते हो, लेकिन क्या हुआ बीच में टेनेंट छोड़ के भी तो जा सकता है, तो जब ये टेनेंट छोड़ करके जा रहा है तो आपको कुछ टाइम लग जाएगा दूसरे टेनेंट को ढूंढने में। तो ये जो पीरियड है ना बीच का, जब ये एक टेनेंट छोड़ के गया और दूसरा टेनेंट आया, इस बीच के पीरियड को हम वैकेंसी बोलते हैं, मतलब खाली रहा, वैकेंट रहा अपना हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो वैकेंसी है, क्या इसके लिए भी हमको कुछ डिडक्शन मिलेगा या कुछ राहत मिलेगी इनकम टैक्स में, जब ये हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करे तो बोला जाता है हाँ मिलेगी। ठीक है, तो कैसे मिलेगी, कितना मिलेगी, आइए हम चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ द वैकेंसी गिवन इन द क्वेश्चन देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो अगर जो क्वेश्चन में वैकेंसी दिया रहेगा तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है ना, उसको इस तरह से करना है। देखिए कैसे करना है, तो सिचुएशन क्या हो सकता है, जो अपना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ और वैकेंसी हुआ वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर होता है एक्सपेक्टेड रेंट के। इन दैट केस जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ ना,
उसको ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट बोल रही है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड वैकेंसी अगर जो दोनों मिला दूं तो वो आपका जो हमने एक्सपेक्टेड रेंट माना था क्या उतना पहुंच रहा है या उससे ज्यादा पहुंच रहा है, मतलब आप सही थे। अगर जो पूरा रेंट मिल गया रहता तो आप पूरे पे टैक्स भरे होते, ठीक है ना, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट के इतना तो आप भर ही दिए होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैकेंसी हो गया तो हम बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है ना उसी को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। सिचुएशन दूसरा भी तो हो सकता है, जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है और वैकेंसी है ये दोनों को मैं जोड़ दूं तो एक्सपेक्टेड रेंट को छुआ ही नहीं। तो आप बताओ अगर जो आपको पूरा भी रेंट मिला रहता तो ये तो एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही होता। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर करके ले जाता है ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है भाई, विच एवर इज हायर के हमारा जो फॉर्मूला है उस तरह से अगर जो मैं देखूं तो जीएवी मेरा तो एक्सपेक्टेड रेंट ही आ रहा है। बात आपको समझा रहेगा, इसीलिए इस तरह से ये फॉर्मूला बना। ओके, तो अगर जो एआरआर प्लस वैकेंसी है इसको मैं जोड़ूं और दोनों जोड़ने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट से भी कम आ रहा है तो इन दैट केस जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट को ही मानेंगे। ओके, आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एआरआर का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ओके, अभी जो मैंने बताया ना उसको एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, रेंट पर मंथ है हमारा 15,000 रुपया। ओके, तो सालाना कितना बनेगा, तो 1,80,000 हो जाएगा। ओके, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1,75,000। तो देखो पर मंथ जो रेंट है अगर जो इसको मैं पर एनम पे लेके चले जाऊं तो दो चीज इसमें रहेगा, एक तो रिसीव्ड और दूसरा वैकेंसी। अगर जो ये मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना हो रहा है 1,80,000 हो रहा है। तो देखो जो रेंट और वैकेंसी को जोड़ने के बाद 180 आ रहा है वो एक्सपेक्टेड रेंट से तो ऊपर जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जेन्युइन केस है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रहेगा ना उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। ओके, तो देखो वैकेंसी 2 मंथ है और उसके बाद से लेट आउट 10 महीने के लिए किया है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। अगर जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की मैं बात करूं तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये कितना हो गया 1,50,000 हो गया। उसके बाद से अगर जो मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं तो वैकेंसी 2 महीना था तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना आ गया 30,000 आ गया। एआरआर और वैकेंसी कितना हो गया तो 1,80,000 हो गया। तो देखो ये आपका एक्सीड कर रहा है ना एक्सपेक्टेड रेंट से। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी क्या होएगा, ये जो आपका एआरआर है वही क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो तो वही बोला है, सिंस एआरआर प्लस वैकेंसी इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड रेंट देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अपना कितना है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अगर जो आप देखोगे तो 150 है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। रेंट रिसीव्ड कितना है 1,80,000 है। ओके, और उसके बाद से एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, तो एक्सपेक्टेड रेंट है अपना 2,40,000 और वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे वैकेंसी है 3 महीना। मतलब क्या है, जो रेंट रिसीव्ड हुआ है ना 180 वो कितने महीने के लिए हुआ रहेगा, 9 महीने के लिए हुआ रहेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका रेंट रिसीव्ड है और वैकेंसी वो दोनों को अगर जो मैं जोड़ूं तो क्या वो एक्सपेक्टेड रेंट को छू जाता है या उससे ऊपर चले जाता है क्या। अगर जो छू जाता है या उससे ऊपर चले जाता है तो जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रहेगा वही जीएवी बन जाएगा। अदरवाइज अगर जो नहीं छू पाता है या ऊपर नहीं जा पाता है तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा वही आपका जीएवी बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ठीक है, देखते हैं। रेंट पर मंथ निकालू मैं तो 180 डिवाइड बाई 9, समझे ना, 9 महीना क्यों, क्योंकि 9 महीने का रेंट है तो 20,000 पर महीने का रेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 20,000 मल्टीप्लाई बाई 9 तो ये आ गया 180 और उसके बाद से वैकेंसी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ तो ये आ गया 60। तो ये कितना है 2,40,000। तो देखो ये जो 2,40,000 है एक्सपेक्टेड रेंट को तो छू गया। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जीएवी क्या रहेगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो जाएगा क्योंकि ये मोर देन इक्वल टू है यहाँ पे। बात समझे ना आप। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है रेंट पर एनम दिया है आपको 3 लाख रुपए का। ओके, और उसके बाद से एक्सपेक्टेड रेंट आपका है 2,95,000 का और ये जो वैकेंसी है वो कितना है आपका, वैकेंसी है 2 महीने का। तो देखो ना
रेंट पर एनम है तो ये तो दोनों रहेगा, क्या क्या रहेगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी। तो अगर जो मैं दोनों को मिला दूं तो ये तो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ऊपर चले जा रहा है, तो जो यहाँ पे ARR रहेगा वही ARR आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। तो देखो सीधे मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी 2 महीने का है, मतलब क्या 10 महीना रहा गया है, तो वही किया गया यहाँ पे देखो 10 महीने के हिसाब से निकाल दिया गया। 3 लाख को 12 से डिवाइड किया तो पर मंथ रेंट आ गया, और फिर पर मंथ आ गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 से कर दिए तो 2,50,000, और ये 2,50,000 ARR आ गया अपना। ओके, अगला एग्जांपल, मंथली रेंट है अपना ना 4,000 रुपया पर मंथ, ओके, और एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख रुपया। तो अगर जो मंथली रेंट 4,000 है तो एक साल का कितना होगा, तो 12 चौके 48, तो 48,000। ये देखो इसमें दो चीजें रहेगा, अगर तो वैकेंसी यहाँ पे 2 महीना है तो एक तो ARR और दूसरा वैकेंसी। अगर जो आप देखोगे ये 48,000 2 लाख को छू थोड़े ना पा रहा है, तो इन दैट केस ये जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 महीने का वैकेंसी है ना, मतलब कि 10 महीने के लिए आपको रिसीव्ड हुआ रहेगा तो 40,000 रिसीव्ड हुआ रहेगा, लेकिन 40,000 पे हम यहाँ पे GAB नहीं मानेंगे, हम GAB कितने का मानेंगे, 2 लाख का मान लेंगे, क्योंकि आपका 48,000 ARR प्लस वैकेंसी कहाँ ये एक्सपेक्टेड रेंट को छू पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, देखो वहां से भी ये हो सकता था, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर लिया जाता है ना, तो 2 लाख ही तो आएगा वहां पे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे GAB आ गया 2 लाख रुपया। ओके, तो ये हमारा वैकेंसी वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर करा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो देखो ये 2 तरह से हो सकता है। एक आपका प्रॉपर्टी है, कुछ पोर्शन आपने भाड़े पे दिया है और कुछ पोर्शन आप खुद यूज कर रहे हो, या फिर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है टाइम वाइज। टाइम वाइज मतलब क्या, कुछ समय के लिए आपने भाड़े पे दिया और कुछ समय आपने खुद को यूज किया। ओके, तो इस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है वो हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एरिया वाइज के बारे में बात कर लेते हैं कि समझ लो आपका 10 मंजिले का बिल्डिंग है, तो आप क्या करते हो ना, 1 मंजिले पे खुद रहते हो और 9 मंजिला भाड़े पे दे करके रखते हो, तो उसका कैसा टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो समझ लेते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सम पोर्शन लेट आउट और सम पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो लेट आउट वाला पोर्शन है आपका उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, और उसके बाद से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसे हम SOP ट्रीट करेंगे। मतलब क्या, 1 मंजिला आपका SOP हो जाएगा और जो 9 मंजिला है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा LOP। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा, फेयर रेंट रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बिटवीन SOP एंड LOP ऑन द एरिया बेसिस। समझ रहे हो, एरिया बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या 1:9 में हमारे एग्जांपल में डिवाइड कर देंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है ना, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आप बताओ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड किस पे मिल सकता है आपको, तो वो तो बस जो लेट आउट किए रहोगे उसी पे मिलेगा ना, तो इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा बस लेट आउट पे ही मिलेगा। ओके, अभी देखो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, तो देखो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपने लोन डिवाइड कर दिया, SOP के लिए कितना बना और LOP के लिए कितना बना। तो LOP के लिए तो पूरा अलाउड हो जाएगा, और जब ये SOP पे आओगे तो ये जो लिमिट है ना 30,000 का या फिर 2 लाख का, उसके बेसिस पे अलाउड होगा। ओके, ये तो हो गया हमारा कि अगर जो एरिया वाइज पार्टली लेट आउट है तो क्या, अगर जो टाइम वाइज पार्टली लेट आउट है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, आप अगर जो जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 1 दिन के लिए भी घर को भाड़े पे दिया ना, तो उसे हम LOP मानेंगे और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो वही बोला गया है, लेट आउट फॉर द सम पीरियड एंड द सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द सम पीरियड, सच प्रॉपर्टी शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ LOP। तो उसको हमेशा हम LOP ट्रीट करेंगे, इवन इफ लेट आउट फॉर द 1 डे, 1 दिन के लिए भी आप लेट आउट करें तो भी। ओके, तो यहां पे हमारा ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो अगला पॉइंट, असेसी ऑन मोर देन 2 SOP।
तो अभी एसएससी है मोर देन 2 एसओपी हेल्ड कर रहा है, तो वहां पे तो 2 को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा, और जो 2 करके छोड़ करके जो रिमेनिंग है उसको अपने को एलओपी माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी। तो उसके बारे में देखो क्या बोला जा रहा है, तो ओ एसओपी को, जो 2 एसओपी है ना, उसे हम तो एज अ एसओपी ट्रीट करेंगे। और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से 2 प्रॉपर्टी को एसओपी ट्रीट करेंगे, तो ये जो एसएससी है ना वही डिसाइड करेगा। ओके, और जो रिमेनिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, डीएलओपी मान लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो अगला पॉइंट, जॉइंट ओनरशिप। तो जॉइंट ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर एक से ज्यादा लोग हैं जो जॉइंटली ओन कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। ओके, तो इस केस में कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा रेंटल इनकम पे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनकम है ना उसका कैलकुलेशन नॉर्मली होगा, जैसे अब तक हमने कैलकुलेशन करके आए वैसे ही करना है। और कैलकुलेशन करने के बाद जो इनकम आएगा उसको हमको डिवाइड करना है ओनरों के बीच में इन ओनरशिप रेशियो, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इनकम बनेगा और उस पर टैक्स भरेंगे डिफरेंट ओनर्स। ओके, अभी देखो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो अगर जो एलओपी है या फिर डीएलओपी है जॉइंट ओनरशिप वाला प्रॉपर्टी, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, फुल इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर जो एसओपी रेसिडेंस वाला है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जो 30,000 या 2 लाख का लिमिट है ना वो पर ओनर मिलता है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ओनर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जितने ओनर रहेंगे उतनी बार 30,000 या फिर 2 लाख का लिमिट मिलेगा आपको। ओके, अगला डिस्कशन देखो, ये जो डिस्कशन है ना वो कंपोजिट रेंट के बारे में। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले कंपोजिट का मतलब होता है मिक्सर। तो यहां पे तो हम हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम जो प्रॉपर्टी भाड़े पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ दूसरी चीजें भी दे देते हैं, जैसे कि सोफा दे दिए, फर्नीचर दे दिए, फ्रिज दे दिए, वॉशिंग मशीन दे दिए, मतलब क्या फुल्ली फर्निश हाउस करके आप नाम सुने रहोगे ना, वैसा दे दिए। तो वैसे उस सिचुएशन में कैसा टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं साहब। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कंपोजिट का मतलब होता है मिक्सर। तो यहाँ पे रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और रेंट ऑफ द अदर एसेट एंड द एमिनिटीज, तो अदर एसेट और एमिनिटीज का भी रेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो एग्रीमेंट इज सेपरेबल। आपको देखना पड़ेगा क्या एग्रीमेंट देख करके ये समझ में आ रहा है कि हम हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना रेंट ले रहे हैं और जो दूसरे एसेट्स है उसके लिए कितना रेंट ले रहे हैं। अगर जो हाँ, देन रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रहेगा वो यहाँ पे टैक्स होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। एंड रेंट ऑफ अदर एसेट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा, और अगर जो हम उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं देन पीजीबीपी में टैक्स होगा। ओके, अगर जो क्या बोला जा रहा है एज पर द एग्रीमेंट हम नहीं बता पा रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना रेंट ले रहे हैं और दूसरे एसेट्स के लिए कितना रेंट ले रहे हैं, इन दैट केस जो टोटल रेंट है ना, टोटल रेंट उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में चार्ज करेंगे। ओके, अभी देखो नोट, ये नोट क्या बोलना चाहता है, देखिए आप, ये बोलना चाहता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो जब तक उसके साथ दूसरे एसेट्स को रेंट पे ना दे तो कोई लेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल होटल्स, तो उस केस में यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर तो कोई ऐसा हाउस प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे आप दे रहे हो और जो दूसरे एसेट्स है उसको देना ही पड़ेगा, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट सेपरेबल हो या नहीं सेपरेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो जो इनकम है कहां पे टैक्स होगा, तो अगर जो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो तो इस पे या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ओके, बात आपको समझा रहेगा। ये आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सेक्शन 27 डीम्ड ओनर। ओके, ये डीमिंग प्रोविजन क्या होता है इनकम टैक्स में ना, सबसे पहले मैं थोड़ा उसका आपको आइडिया देता हूं। तो देखो क्या होता है ना, ये जो असेसी होते हैं, मतलब जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट आइडिया निकालते हैं टैक्स को बचाने के लिए। तो ये टैक्स को लोग बचा ना पाए, चुरा ना पाए, इसीलिए गवर्नमेंट ना डिमिंग प्रोविजन के साथ आती है कि भाई ये ना होते हुए भी मान लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिमिंग प्रोविजन के बारे में क्या बोला जा रहा है, ना होते हुए भी मान लिया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है ना, ये सभी एग्जांपल से या फिर ये जो प्रोविजन है उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला प्रोविजन क्या है सेक्शन 27 का, तो यहाँ पे इंडिविजुअल है मिस्टर ए, वो अपने स्पाउस को मिसेज ए को क्या करते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, और वो विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हैं। तो इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, देखो भले ही अब ये जो स्पाउस है ना वो ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन जो इस पे रेंट मिलेगा ना हाउस प्रॉपर्टी पे, उसको आपका इनकम ही मान करके उस पे टैक्स लगाया जाएगा।
अभी बात आता है क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने, तो देखो ये प्लानिंग क्यों किया रहेगा इंडिविजुअल ने, मतलब कि यहाँ पे जो मिस्टर ए है उन्होंने क्यों ऐसा किया रहेगा, क्या रीजन होगा इसके पीछे। तो ये जो इंडिविजुअल है ये ऐसा सोचे रहेंगे ना कि देखो मेरा तो इनकम बहुत ज्यादा है और जो मेरी वाइफ है ना उसका इनकम ही नहीं है, तो एक काम करते हैं जो स्लैब रेट का 2.5 लाख का बेनिफिट है ना उसको उठा लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है मैं स्पाउस को अपने ट्रांसफर कर देता हूं, अपने वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूं, तो इनकम तो अभी उसके हाथ में आएगा, तो 2.5 लाख तक तो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पे टैक्स ही नहीं लगेगा। अगर जो वही मुझे मिलता तो 30% के रेट से टैक्स लगता था क्योंकि मेरा इनकम बहुत ज्यादा है। सो ऐसे प्लानिंग को रोकने के लिए डिमिंग प्रोविजन आया कि भाई अगर जो ऐसे सिचुएशन में अगर जो आप एसेट को ट्रांसफर करते हो ओके इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन अपने स्पाउस को, देन इन दैट केस आपको ही डीम्ड ओनर बना जाएगा मिस्टर ए ओके। और बिकॉज ऑफ दैट भले ही जो रेंट का इनकम है वो मिसेस को ए को मिले, लेकिन फिर भी आपका अगर जो डीम्ड ओनर माना जा रहा है आपको, तो जो आने वाला इनकम है उस पर टैक्स भी आपसे ही लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो इसका एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है मालूम है, लाइव अपार्ट पे आपको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप अलग रह रहे हो वो अलग रह रही है और वहां पे प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ये प्लानिंग पॉसिबल नहीं है यार, कोई प्लानिंग करने के लिए थोड़े ना ऐसा करेगा लाइव अपार्ट वाली बात। सो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे क्या होएगा, गवर्नमेंट बोलती है भाई उस केस में अलाउड होगा, भले ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, जो स्पाउस है उसको माना जाएगा कि हाँ भाई अभी वही ओनर है और वो उसके बेसिस पे मिसेज ए टैक्स भरेंगे उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है ओके। अगला पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है, ये इंडिविजुअल है मिस्टर ए और क्या करते हैं ना अपने माइनर चाइल्ड को बेच देते हैं प्रॉपर्टी, और किस में करते हैं मालूम है, ये ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से प्लानिंग वाली बात आ गई कि माइनर चाइल्ड है उसके पास इनकम थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर जो ऐसा आप कर रहे हो तो भाई टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे भले ही आप ट्रांसफर कर दिए माइनर चाइल्ड को, लेकिन आप ही इसके डिम्ड ओनर माने जाओगे, तो जो इनकम आएगा उस पर आपको ही मिस्टर ए टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो ये प्रोविजन कहाँ पे नहीं अप्लाई होगा मालूम है, सो अगर जो माइनर मैरिड डॉटर है और उसको प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हो तो ठीक है वो चलेगा, उसका नो इशू, तो वो एक्सेप्शन है एक। आगे देखो क्या बोला जा रहा है पॉइंट 3 में, इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर होल्डर्स इज ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर ऑफ द सच हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो शेयर होल्डर्स रहेंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको माना जाएगा कि वही ओनर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसेट्स है हाउस प्रॉपर्टी है उसके। तो बिकॉज ऑफ दैट उस हाउस प्रॉपर्टी पे कुछ इनकम आता है रेंटल इनकम, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो शेयर होल्डर्स के हाथ में लगेगा, ओके। अगला पॉइंट, होल्डर ऑफ द इम्पार्टिबल स्टेट, तो अगर जो कोई इम्पार्टिबल स्टेट को होल्ड करता है तो इन दैट केस देखो वो क्योंकि वो इम्पार्टिबल है उसको पार्ट नहीं किया जा सकता, तो जो होल्डर है उसे ही उस डिम्ड ओनर मान लेंगे भले ही वो प्रॉपर्टी किसी और का हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, सो अदर पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबलेट इनकम, तो सबलेट में जिसने सबलेट किया है वो तो ओनर है नहीं प्रॉपर्टी का। सेक्शन 22 में क्या देखा, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसके आप ओनर होना चाहिए, तो सबलेटिंग में जो सबलेट कर रहा है वो ओनर थोड़े ना है, इसीलिए जो वहां पे इनकम आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज होएगा, ओके। अभी देखो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, लैंड ना आपने लीज पे लिया है और उस लीज पे लिए हुए लैंड पे आप हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दिए और उसको भाड़े पे दे दिए, तो वहां पे से जो मिलने वाला इनकम है आप बताओ जो रेंट है वो कहां पे चार्ज होगा, तो वो चार्ज होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही, ओके। तो यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक पे। आशा करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।